गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य उपाध्याय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल AU ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का 8वां चैप्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल का मीनिंग आपको पता ही होगा। डिसोबीडियंस मतलब आज्ञा का उल्लंघन। ओबे मतलब सिर्फ ओबे, OBEY, ओबे मतलब आज्ञा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है आज्ञा का उल्लंघन। तो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वर पास्ड इन द लाहौर सेशन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बिफोर बिगिनिंग दिस मूवमेंट, गांधी जी पुट वेरियस डिमांड्स in the front of the British government. One of the important demand was to cancel the salt tax and monopoly of British government for manufacture of salt. But because the demands of Gandhiji were rejected by the government, he decided to launch satyagraha all over India by breaking the salt tax. गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने का सोचा लाहौर सेशन के बाद। जब इंडिपेंडेंस पास हुआ लाहौर सेशन के बाद, महात्मा गांधी ने सोचा कि हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। लेकिन इस मूवमेंट के चालू करने से पहले गांधी जी ने अंग्रेज़ों के सामने एक डिमांड रखी कि जो सॉल्ट, नमक पे जो टैक्स यानी कर लगा था, उस कर को हटाने के लिए और ब्रिटिश की मोनोपोली को कैंसिल करने के लिए, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट ऑफ मोनोपोली को कैंसिल करने के लिए। बट बिकॉज द डिमांड ऑफ गांधी जी वर रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो गांधी जी ने सोचा अब हम सत्याग्रह चालू करेंगे, सॉल्ट एक्ट को तोड़ेंगे। और ये जो सॉल्ट पे, नमक के ऊपर टैक्स था, ये तोड़ने के लिए हम सत्याग्रह चालू करेंगे। सॉल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन फूड ऑफ कॉमन पीपल। सॉल्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ज़रूरी चीज़ है कॉमन इंसान के खाने में। हेंस इट वॉजंट जस्ट टू इम्पोज टैक्स। तो मैं आपको पूरा पैराग्राफ समझाता हूँ। गांधी जी ने कहा कि अब अगर हम सत्याग्रह चालू करेंगे सॉल्ट टैक्स को हटाने के लिए, तो सॉल्ट, और जैसा कि आप जानते हैं, सॉल्ट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे खाने में। कितना भी मसाला डाल दो, सब्जी क्या जो कुछ बना रहे हो, सब्जी दाल चावल खिचड़ी, कितना भी मसाला डाल दो, लेकिन अगर नमक नहीं डालते तो उसका कुछ टेस्ट नहीं रहता। हेंस इट वॉज, तो गांधी जी ने कहा कि आप सॉल्ट पे, नमक पे लगे टैक्स कर को हटाइए। ब्रिटिश ने साफ इनकार कर दिया और ये जो सत्याग्रह था वो सिंबॉलिक बन गया, एक ब्रांड बन गया। मतलब वो सत्याग्रह हर एक जगह में चालू हो गया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह को चालू करने के लिए कौन सी जगह चुनी? दांडी का शीशोर, जो गुजरात में, वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह चालू किया। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ निकले और सत्याग्रह चालू किया। और गांधी जी ने 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर कवर किया अपने फुट, यानी अपने डोल के चल के उन्होंने 385 मीटर कवर किया। और हर एक गांव, हर एक रास्ते पे वो स्पीच देते रहे। थ्रू द स्पीचेस, गांधी जी ने स्पीच भी दी और सबसे अपील भी किया कि वो बिना डरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करें। ड्यू टू गांधी जी स्पीचेस, मैसेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड एवरीवेयर एंड अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर वाज। गांधी जी की स्पीच से, गांधी जी का स्पीच हर जगह फैल गया और एक फेवरेबल मूवमेंट क्रिएट हो गया। मतलब एक, जैसा बोलते हैं ना कि बहुत एक्साइटमेंट मूवमेंट क्रिएट हो गया। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने सॉल्ट हाथ में उठाया और ऐसा उसको गिरा दिए। और 6 अप्रैल 1930 यानी 5 अप्रैल 1930, एक दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट एक्ट को तोड़ दिया। अब आता है हमारा पेशावर सत्याग्रह। इन द नॉर्थ वेस्ट, खान अब्दुल गफ़र खान एक नाम है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे और गांधी जी के लॉयल फॉलोअर, मतलब सच्चे फॉलोअर थे। और
और उन्हें फ्रंटियर ऑफ गांधी जी के सामने, गांधी जी के पहले उन्हें माना था और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था जिसका नाम था खुदा आई खिदमतगर। ये देखिए, ये मैंने ब्लू मार्किंग किया है, खुदा आई खिदमतगर। ऑन 23 अप्रैल 1930 ही स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशवा। 23 अप्रैल 1930 में उन्होंने भी सत्याग्रह चालू किया। कहाँ? पेशावर में। ओके, 1930 में उन्होंने भी पेशावर में सत्याग्रह चालू किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया गढ़वाल रेजिमेंट को कि जितने भी सत्याग्रही से उनके ऊपर फायरिंग कर दो, मतलब गोली चला दो, लाठी चार्ज करो, ये सब। लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट के उस टाइम के ऑफिसर कौन थे? चंद्र सिंह ठाकुर, जो कि एक इंडियन थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम हमारे इंडियन भाई, हम हमारे भारतीय भाइयों के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे। तो फिर वो कोर्ट मार्शल और मतलब उन्हें पनिशमेंट मिली। और द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड इटसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ड्यू टू द सत्याग्रह लॉ गांधी। ऑन 4 मई 1930 गांधी जी वॉज अरेस्टेड। देखिए, कहानी में एक ट्विस्ट आया। तो ब्रिटिश अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गई थी गांधी जी के सत्याग्रह चालू करने के बाद। तब उन्होंने सोचा कि जैसे फिल्म में होता है कि सरदार ही नहीं रहा तो बाकी सेना रहेगी, क्या करेगी। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी जो सरदार थे महात्मा गांधी, उन्हीं को 4 मई 1930, देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है, उन्हीं को अरेस्ट कर लिया। तब लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा। उन्होंने सोचा कि अरेस्ट करेंगे तो पब्लिक शांत होगी, लेकिन और पब्लिक भड़क गई और आग लग गई उन लोगों में। तो अब आता है सोलापुर सत्याग्रह। द मिल वर्कर, जो मिल वर्कर थे, उन्होंने सोलापुर में सत्याग्रह चालू किया 6 मई 1930। 6 मई 1930 को हड़ताल ऑब्जर्व हुआ। कहाँ देखा गया? सोलापुर में। ये भारी भीड़ में was organized in Solapur. The district collector gave order of firing on the procession. जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वहाँ पे, उसने ऑर्डर दिया भारी भीड़ को रोकने के लिए। मैनी वॉलंटियर्स, और बहुत से लोग मारे गए। शंकर शिवदारी भी जिनमें से एक थे। और उसका नतीजा क्या निकला? पुलिस ने क्या यहाँ पे देखिए दिया, पुलिस ने तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया और सारी बिल्डिंग, म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल, ये सब तोड़ दिए। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो नाम दिया हुआ, मलप्पा धेन शेट्टी, श्री कृष्णा शारदा एंड कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे, सब मारे गए थे उसमें। अब आता है धरसाना सत्याग्रह। द सत्याग्रह एट धरसाना इन गुजरात वॉज लेड बाय सरोजनी नायडू। जो धरसाना सत्याग्रह था उसको लीड कौन कर रही थी? सरोजनी नायडू। तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया वहाँ पे सत्याग्रही जो आंदोलनकारी थे उनको लाठी चार्ज किया, लेकिन उन्होंने नॉन वायलेंस पे नहीं उतरे। वो वायलेंस पे नहीं उतरे, वो आराम से पुलिस के साथ टॉलरेट हुए। और फिर जब उन्हें उनके मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उनके जगह रिप्लेस हुए दूसरे आंदोलनकारी हैं जो ठीक ठाक थे। और ये सत्याग्रह अपने महाराष्ट्र में भी प्लेस ले लिया, मतलब महाराष्ट्र में भी होने लगा। कहाँ? वडाला, मलवान एंड शिरोदा में हुआ है सत्याग्रह। वहाँ पे कहीं सॉल्ट पेन नहीं थे, तो महाराष्ट्र में कहीं उस टाइम पे सॉल्ट पेन नहीं थे, तो फॉरेस्ट लॉ और ब्रोकन, फॉरेस्ट जंगल के कानूनों को तोड़ा गया और जंगल में ही सत्याग्रह चालू किया गया। और ट्रिबल पीपल, आदिवासी लोग इसमें बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किए, बहुत बड़ी संख्या में इसमें आए, सत्याग्रह में अपना योगदान दिए। अब आता है सेक्रीफाइसेस ऑफ बाबू जीनू। इन मुंबई देयर वॉज एगिटेशन। मुंबई में सबके अंदर भड़ास थी। एगिटेशन का मतलब भड़ास होता है, फॉरेन गुड्स, फॉरेन के सामान के लिए बहुत भड़ास थी ना। तो लेकिन हम लोग बधी थे कि फॉरेन का सामान अपने इंडिया में आता था, बिकता था, हम इंडिया वाले उसे खरीदते थे। तभी देखिए ना, मोदी जी के जितना हम बाहरी सामानों को बढ़ावा देंगे उतना ही हमारे देश की इकोनॉमी घटेगी। मोदी जी बोलते हैं ना कि अपना स्वदेशी यूज़ करो, ये फेयर एंड लवली को छोड़ो, अपना वीको टर्मरिक क्रीम अपनाओ।
इन तो बाबू जीनो एक मिल वर्कर थे, उनके ऊपर, और वो मुंबई में जो हुआ था आंदोलन, उसमें वो फोर फ्रंट थे, मतलब वही सब कुछ। जो ट्रक कैरिंग फॉरेन गुड्स सेफगार्डेड बाय द पुलिस, जो ट्रक में फॉरेन गुड्स आया था और उसको पुलिस चेक कर रही थी, तब बाबू जीनो रोड पे लेट गए ट्रक के सामने, और लेकिन पुलिस ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया कि वहाँ से हटने के लिए, रोड पे से उठने के लिए, लेकिन वो नहीं हिले अपनी जगह। फाइनली उन्हें ट्रक से कुचल दिया गया, ट्रक के नीचे वो आ गए और उन्हें शहादत हो गई। ये देखिए, मार्टरडॉम का मतलब होता है शहादत। ठीक है, अब हम दीस के आगे का आपको बता देता हूँ। ये फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डू यू नो, आपको लास्ट में कराएंगे। दीज सेक्रीफाइसेस ऑफ बाबू जीनो गिव इंस्पिरेशन टू द नेशनल मूवमेंट। बाबू जीनो की इस शहादत से, उनकी सेक्रीफाइस, उनके इस त्याग से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। अब हम आते हैं हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड के ओपिनियन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था। तब इंडिया में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की सरकार बहुत तंग आ चुकी थी हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। इसीलिए लंदन यूनाइटेड किंगडम, जो कि लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है, लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस को जाना जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 चरणों में हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 साल के अंदर हुआ, 1930 से 1932 के अंदर हुआ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है। रामसे मैकडोनाल्ड, जो उस टाइम के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, वो चेयरमैन थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। और इंग्लैंड और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टिसिपेट किए थे। और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव में 3 जन का नाम दिया है यहाँ पे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, सर तेज बहादुर शाहपुर और बैरिस्टर जिन्ना। आज यूपी में इन्हीं के ऊपर विवाद होते हैं। जिन्नावादी नहीं है, बैरिस्टर जिन्ना है, पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, लेकिन छोड़ो, हम आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं। इन द कॉन्फ्रेंस देयर वर डिस्कशन ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट अ सेंट्रल लेवल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल स्टेट। हाँ, इसमें एक वर्ड है, फेडरल मतलब अपना इंडिया एक फेडरल कंट्री है, उसमें हर जनजाति के लोग रहते हैं। बोलते हैं ना, इंडिया में बंगाली मिलेंगे, मराठी मिलेंगे, भैया मिलेंगे, बिहारी मिलेंगे, कन्नाडी मिलेंगे, सर हर एक तरह के लोग मिलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे रामसे मैकडोनाल्ड। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हर पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लिया, सिवाय इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तब जब बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टिसिपेट के वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी बातचीत हुई, वो सब हमारे लिए मीनिंगलेस है, मतलब एकदम बिना काम का है। जब हमारी जैसे वो बोलते हैं ना, जब हमारा कोई उसमें रहेगा ही नहीं तो हमारा उसमें क्या मतलब हमने नाम के लिए तो काम करते हैं, लेकिन उसमें जब जाएंगे नहीं तो उसका क्या मतलब क्या है। वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब पार्टिसिपेट नहीं की तो वही मीनिंगलेस हुआ उसका सब डिस्कशन। अब आता है गांधी जी इम्पैक्ट। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपना आशा जताई कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना तो ये लोग हिस्सा नहीं लिए, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, शायद इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले। देखिए दोस्तों, मैं अभी इस टॉपिक पे हूँ, गांधी इम्पैक्ट। शायद दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये लोग हिस्सा ले लें। तो गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन, एक नाम है, उस टाइम का लीडर था कोई, उन्होंने गांधी जी की और साथियों को जेल से आज़ाद कर दिया। सोचा कि जेल से आज़ाद करेंगे तो ये लोग आएंगे, और वैसा हुआ भी। तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट की
और जो पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन के बीच, उस पैक्ट को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पैक्ट के अनुसार द ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर दैट सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट proposed condition of India constituting Indian National Congress withdraw the civil disobedience and इस पैक्ट, ये जब पैक्ट साइन हो चुका तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए तैयार हो गए। अब आता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। In 1931, the second round table conference was organized. Mahatma Gandhi attended this conference as a representative of the Indian National Congress, along with Indian National Congress representatives of various caste and political party as well as nationalist party as well as the government put forth the issue minority in the program. There were differences regarding these issues and also regarding the nature of the prospective federal constitution. Gandhiji tried to bring unanimity in the opinion but was unsuccessful. Finally, Gandhiji became disappointed and returned back to India. अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ पढ़ के, बता ना। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और महात्मा गांधी ने उसे अटेंड किया था, किसे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बन के। तो महात्मा गांधी ने अपनी बहुत सारी डिमांड रखी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने भी हिस्सा लिया था। वे हर तरह की जाति, संपदा, जनजाति, हर तरह के पॉलिटिकल पार्टी उसमें सब पार्टिसिपेट हुई थी और गांधी जी ने जितनी डिमांड रखी वो सारी डिमांड उसमें खारिज कर दी गई और उसमें कुछ बना नहीं। इसलिए गांधी जी वापस आ गए, थक हार के वापस आ गए। अब आता है हमारा पूना पैक्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों में क्या करते हैं, डिमांड किया कि हमारे दलित के लिए, उन्होंने डिमांड किया कि हमारे दलितों के लिए एक आप सेपरेट इलेक्टोरेट दें हमारे दलित के लिए। बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के राम से मैकडोनाल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू इट दलित वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट, दलित को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट टू डेथ एट येरवाड़ा जेल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ग्रांटिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो गांधी जी उस टाइम में डेथ मतलब अधमरे हो गए, मतलब बेचारे लाचार हो गए कि दलित के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और उन्हें मिल भी गई। और यहाँ पे हम अपनी सिविल डिसोबीडियंस, अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किए हैं, उसका हमें कुछ समाधान नहीं मिला। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। यहाँ थे ना हम लोग। द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्वेस्टेड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टू रिकन्सिडर demand for separate electorate. Keeping in mind the interests of the nation, Dr. Baba Saheb Ambedkar was ready to accept the request. 1932, Mahatma Gandhi and Dr. Baba Saheb Ambedkar signed the famous Pune Pact. 1932 में महात्मा गांधी, हाँ से बताता हूँ आपको, हाँ, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से रिक्वेस्ट की कि आप ये डिमांड जो वापस रिकन्सिडर करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अब जाएंगे कि वापस हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए बल्कि हमें अपना पूरा नेशन चाहिए और इसे आप अपने मन में याद रखें, ठीक है, अपने ध्यान में रखें इस बात को। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ठीक है मान गए कि तो, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद दलितों को भी एक उच्च और अच्छी शिक्षा दिया जाएगा, हर तरह से मान्य होगा दलितों का भी। महात्मा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तब रेडी हो गए और जब 1932 में जो पैक्ट साइन हुआ, वो पैक्ट फेमस पूना पैक्ट, ये पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आप कोई क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में, तो प्लीज़ इसे याद करिएगा। According to this pact, separate electorate for the Dalit was cancelled and a provision for reserved seats was made. इस पैक्ट के द्वारा दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कैंसिल हुआ
और सबके लिए रिजर्व सीट्स बनी थी। अब आता है हमारा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन नवंबर 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन लंदन। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ? लंदन में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉयकॉट कर दिया था। दिस कॉन्फ्रेंस टू फ्यूटाइल। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बिना काम का माना गया। सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का दूसरा फेज। गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए तो उन्होंने कहा कि अब से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू करो। तब अब जब आगे एक बार वोट जाती है तो दोबारा लगने में टाइम लगती, सबके अंदर जो भड़ास थी वो कम हो गई। तो गांधी जी ने वापस आके कहा, इसलिए इस बार उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू दिस मूवमेंट बाय यूजिंग ह्यूमन ऑपरेशन। देयर वॉज स्ट्रेंगलिंग ऑफ सिविक राइट एवरी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एसोसिएटेड institutions were declared illegal. Restrictions were levied on national newspaper and literature. Finally, in April 1934 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म हो गया। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ पा रहे हैं और हमारा लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो हम अपना लाइव क्लासेस यहाँ 3 से 4 हम अपना लाइव क्लासेस 3 से 4 रखते हैं। तो हमारा लाइव क्लासेस 3 से 4 होता है और हमारा जूम मीटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारा लाइव लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम। ओके, बाय बाय।